18वीं शताब्दी तक भारत में किसी का अनुमान यह नहीं था कि आर्य इस देश में बाहर से आए हैं। लेकिन 1786 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने यह प्रमाण दिए कि यूरोप के देशों में बोली जाने वाली भाषाएं और पश्चिम एशिया के देशों की भाषाएं और भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के शब्द आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं, जैसे संस्कृत का अस्ति, लैटिन का एस्ति और अंग्रेजी का इज। वहीं संस्कृत का शब्द वायु ईरान की भाषा के शब्द वयु से और मित्र से बहुत मिलता जुलता है। इससे यह अनुमान लगाया गया कि जिस प्रकार संस्कृत से हिंदी, मराठी, गुजराती और भी ढेर सारी भाषाएं निकली हैं, उसी प्रकार कभी यूरोपीय भाषाएं और पश्चिम एशिया की भाषाएं और भारत की संस्कृत भी किसी एक बहुत प्राचीन भाषा से निकली होंगी। तो ये कहा गया कि हो ना हो पश्चिम एशिया और यूरोप और भारत में रहने वाले वे लोग जिनकी भाषाओं के शब्द एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, उनके पूर्वज पहले कभी एक ही स्थान पर रहते होंगे और एक ही भाषा बोलते होंगे। इन पूर्वजों को आर्य कहा गया और इनकी भाषा को हिंद यूरोपीय भाषा या हिंद ईरानी भाषा कहा गया। इसके बाद ये पता करने की कोशिश शुरू हो गई कि दुनिया का वो कौन सा स्थान है जहाँ किसी समय ये आर्य लोग एक साथ रहा करते थे और एक ही भाषा बोला करते थे। वेद जिनकी रचना भारत में रहने वाले आर्यों ने की थी, वहीं अवेस्ता ग्रंथ की रचना ईरान में रहने वाले आर्यों ने की थी। इनका अध्ययन करने से पता चला कि आर्यों के पूर्वज किसी ऐसे स्थान पर रहते थे जहां बहुत ज़्यादा शीत ना पड़ती हो और घोड़े और गायें आसानी से रह सकती हों। बहुत से विद्वानों ने ऐसा स्थान मध्य एशिया के क्षेत्र को माना जहां यूरोप और ईरान और भारत में बसने वाले आर्यों के पूर्वज एक साथ रहा करते थे और उनके देवता भी एक थे। लेकिन समय समय पर आर्य लोगों के साहसी दल भोजन, चारागाह, राज्य या लूट की खोज में अपनी पुरानी जगह को छोड़ देते थे। इसलिए ही कभी मध्य एशिया से आर्यों की एक टोली पश्चिम की तरफ यूरोप की ओर निकल पड़ी होगी और एक टोली पूर्व की तरफ निकल पड़ी होगी। इसके बाद यूरोपीय आर्य और पूर्व की ओर आई आर्यों की टोलियां आपस में कभी नहीं मिली। इसलिए ही दोनों टोलियों की भाषा स्थानीय प्रभावों के चलते एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न हो गई। पूर्व की तरफ आर्यों की जो टोली निकली वह बहुत समय तक एक साथ रही होगी और वहाँ के लोग एक ही भाषा बोलते होंगे। उस समय ना तो देश बने थे, ना ही मानवों की टोलियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ कर जाते थे। लोग धीरे धीरे फैलते हुए आगे बढ़ते थे और जहाँ जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध होती थीं, वहाँ वे सदियों तक रुके रहते थे। इसी क्रम में मध्य एशिया से ईरान तक आने में आर्यों को कई 100 वर्ष लग गए होंगे और ईरान से भारत आने में भी शताब्दियां लग गई होंगी। जब आर्य ईरान में थे तो संस्कृत और ईरानी भाषाएं दो भाषाएं नहीं थीं, बल्कि एक ही भाषा थी। बाद में कुछ आर्य ईरान में रह गए और कुछ आर्य भारत में प्रवेश कर गए, जिससे स्थानीय प्रभावों के चलते उनकी भाषा में बदलाव आने शुरू हो गए। धीरे धीरे समय के साथ ईरान में जो संस्कृत भाषा थी, बदलते बदलते फारसी हो गई। वहीं भारत की संस्कृत से अनेक नई भाषाएं उत्पन्न हो गईं, लेकिन संस्कृत भी अपने मूल स्वरूप में भारत में बनी रही। प्राचीन भारतीय आर्य साहित्य में जो घटनाएं दी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि वे सब की सब भारत की भूमि पर ही घटी होंगी, क्योंकि उस समय भारत और ईरान अलग अलग देश नहीं थे। आर्यों को उत्तर पश्चिम भारत से लेकर ईरान तक का भूभाग एक ही देश के समान लगता रहा होगा। इसलिए ऐसा अनुमान है कि पुराणों में दी गई कुछ घटनाएं ईरान के क्षेत्र में भी घटी होंगी। जैसे कि हो सकता है कि पुराणों में जो देवासुर संग्राम की घटना है, वह भारत के आर्यों और ईरान के आर्यों के बीच लड़ी गई लड़ाई हो, क्योंकि संस्कृत में असुरों को राक्षस कहा गया है तथा दुश्मन माना गया है, तो वहीं ईरानी भाषा में असुर का मतलब देवता होता है। संस्कृत का शब्द असुर महत ईरान की भाषा के शब्द अहुर मज्द से मिलता जुलता है और अहुर मज्द ईरान के आर्यों का प्रधान देवता था।
तो हो सकता है कि देवासुर संग्राम ईरानी आर्य और भारत के आर्यों के बीच हुआ हो। अब बात करते हैं आर्यों के भारत में प्रवेश की। 1500 ईसा पूर्व के लगभग आर्यों ने सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में प्रवेश किया। उस समय तक मिस्र, मेसोपोटामिया और सीरिया तक आर्य भाषा और आर्य सभ्यता के तत्व पहुंच चुके थे, भले ही लोग आर्य वंश के ना रहे हों। मिस्र के अल अरमना नामक स्थान की खुदाई से यह पता चला कि ईसा से 1500 वर्ष पूर्व के जो राजा थे उनके नाम संस्कृत नामों से मिलते जुलते हैं, जैसे यशदत्त, सुत्तर्ण, आर्तमन्य आदि। तो आर्य भाषा और सभ्यता का जब इतना अधिक प्रसार हो चुका था तब आर्य लोग भारत में पहुंचे। आर्य घुमक्कड़ जाति थी, लेकिन रेगिस्तान वाले इलाके से निकलकर आर्य जब भारत की उर्वर भूमि में आए तो उनका घुमक्कड़ स्वभाव बदल गया और वह भारत के ही निवासी होकर रह गए। आर्यों के भारत में आने से पहले भारत में कौन लोग रहते थे, ये जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता की रचना 4 प्रकार की जातियों से मिलकर हुई है: नीग्रो जाति, ऑस्ट्रिक जाति, द्रविड़ जाति, आर्य जाति। 7000 साल पहले भारत में जिस जाति का आगमन हुआ वह थी नीग्रो जाति। यह जाति भारत में संभवतः अफ्रीका से आई थी। भारत से इनकी कुछ टुकड़ियां ऑस्ट्रेलिया भी गईं, जिनके वंशज वहां आज तक मौजूद हैं। लेकिन भारत में आर्यों के आने से पहले ही नीग्रो जाति लगभग खत्म हो चुकी थी। नीग्रो लोग खेती नहीं करते थे, बल्कि जंगलों में घूमते हुए फल तोड़कर या जीवों का शिकार करके भोजन की व्यवस्था करते थे। ऐसा माना जाता है कि धनुष चलाने की कला नीग्रो जाति की देन है। नीग्रो जाति असभ्य होते हुए भी बड़ी साहसी जाति रही होगी, तभी वह नावों के सहारे भारत तक पहुंचे थे। भारत में नीग्रो के बाद ऑस्ट्रिक जाति का आगमन हुआ। ऑस्ट्रिक जाति ने संभवतः भारत से नीग्रो जाति का अंत कर दिया, तो वहीं कुछ से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। नीग्रो और ऑस्ट्रिक जाति के मिश्रण से बने लोगों को मुंड, सबर और कोल कहा गया। ऑस्ट्रिक जाति के बाद भारत में द्रविड़ जाति का आगमन होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि द्रविड़ भूमध्य सागर के किनारे रहते थे और वहीं से ये लोग भारत आए। वहीं कुछ विद्वानों का यह मानना है कि द्रविड़ भारत के ही मूल निवासी हैं। वहीं यह भी माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के ही लोग थे। यह माना जाता है कि द्रविड़ों ने इस देश में कृषि का विकास किया, समुद्र यात्रा की परंपरा आरंभ की और सिंचाई के लिए बांध भी बनाए। तो आर्य जब भारत की सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में आए, उस समय कुछ अनार्य जातियां उत्तर पश्चिमी भारत में रहती थीं। आर्यों की उन अनार्य जातियों के साथ मुठभेड़ हुई। अनार्य जातियों को हराकर आर्यों ने इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इन पराजित लोगों में से कुछ को उन्होंने अपना दास बना लिया और कुछ अनार्य लोग इस प्रदेश को छोड़कर दक्षिण भारत की तरफ चले गए। ऋग्वेद में इन अनार्य जातियों के लिए कई स्थानों पर दास और दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया है। एक मंत्र में कहा गया कि इंद्र ने दस्युओं को मारकर आर्यों की रक्षा की। एक दूसरे मंत्र में यह कहा गया कि इंद्र ने दास और दस्युओं को नीचे गुहा की तरफ भगा दिया। इन दस्युओं को, जो कि आर्यों के दुश्मन थे, कृष्ण योनि कहा गया है, यानी जिसका अर्थ होता है काले रंग का। अक्रतु कहा गया, जिसका अर्थ होता है आर्यों के समान धार्मिक कृत्य नहीं करने वाले। अनास कहा गया, जिसका अर्थ होता है नाक रहित या चपटी नाक वाले। अब सवाल यह उठता है कि ये दास दस्यु आखिर कौन थे जिसका जिक्र आर्यों ने अपने दुश्मन के रूप में किया है और जिन्हें पराजित करके आर्य भारत में स्थापित हो गए। आर्यों के भारत में आने से पहले ही नीग्रो जाति लगभग खत्म हो चुकी थी। वहीं आग्नेय यानी कि ऑस्ट्रिक जाति के लोग भी भारत में गिने चुने हिस्सों में शेष रह गए थे। तो इस तरह से यह माना गया कि द्रविड़ जाति ही उस समय चारों तरफ फैली रही होगी। द्रविड़ तथा आर्यों में न केवल रंग का भेद था, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत अंतर था। आर्यों ने इन्हें दस्यु कहा, मांस भक्षक कहा और देवहीन असभ्य कहा, किंतु ऐसा नहीं था। द्रविड़ कोरे जंगली नहीं थे, वे घर बार बनाकर रहते थे और नदी, पत्थर और नाग आदि की पूजा भी करते थे।
सीसा और जस्ता जैसी धातुओं का प्रयोग करने में वे कुशल थे। नावों का प्रयोग परिवहन के लिए करते थे। जब आर्यों और द्रविड़ों के बीच मुठभेड़ हुई तो आर्य जीत गए। संभवतः इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि द्रविड़ों की सेना पैदल थी, वहीं आर्यों की सेना में घुड़सवार थे। सुधाकर चट्टोपाध्याय का कहना है कि ऋग्वेद में आर्यों ने जिन्हें दस्यु, दास और अनास कहा है और निषाद कहा है, ये सिर्फ द्रविड़ जातियों को नहीं कहा है, बल्कि कुछ आग्नेय जाति यानी कि ऑस्ट्रिक जाति के लिए भी यह शब्द प्रयोग किए गए हैं। यानी आर्यों ने सिर्फ द्रविड़ों को नहीं हराया, बल्कि कुछ स्थानों पर उनका सामना आग्नेय जाति के लोगों से भी हुआ होगा। कहा जाता है कि आर्य लोग जब भारत में आए उस समय सिंधु घाटी के आसपास ये ऑस्ट्रिक जाति और द्रविड़ जाति के लोग पड़ोसी की तरह रहा करते थे। ये भी कहा जाता है कि आर्य जब भारत आए तो उन्होंने ऑस्ट्रिक जाति का नाम निषाद रखा तथा इनके काले रंग तथा चपटी नाक की हंसी भी उड़ाई। निषाद वंश के लोगों के अन्य नाम कोल व भील मिलते हैं। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की, जो कि आर्य सभ्यता से पहले सिंधु नदी के आसपास बसी हुई थी और आर्यों की ग्रामीण सभ्यता के विपरीत यह एक नगरीय संस्कृति थी। क्या सैंधव सभ्यता के निर्माता आर्य थे? दीक्षितर, रामचंद्रन तथा शंकरानंद जैसे अनेक विद्वानों ने यह विश्वास जताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे, लेकिन सर जॉन मार्शल ने दिखाया कि वैदिक सभ्यता के निर्माता और सिंधु सभ्यता के निर्माता अलग अलग थे। वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी और कृषि प्रधान सभ्यता थी, तो वहीं इसके विपरीत सैंधवों की सभ्यता शहरी सभ्यता थी और व्यापार प्रधान थी। सैंधव सभ्यता के निर्माता पाषाण और कांस्य के उपकरणों का प्रयोग करते थे और संभवतः लोहे को नहीं जानते थे, लेकिन शायद वैदिक आर्य लोहे से परिचित रहे होंगे। आर्य मांसाहारी होते हुए भी मछली में रुचि नहीं रखते थे, वहीं सिंधु घाटी के लोग मछली के मांस का प्रयोग करते थे। और भी ऐसे बहुत से पर्याप्त कारण हैं जिनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की सभ्यता नहीं रही होगी। तो क्या सैंधव सभ्यता के निर्माता दास और दस्यु थे? ऋग्वेद में इंद्र को दास दस्युओं का वध करने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में दास दस्युओं के पुरों अर्थात दुर्गों को नष्ट करने का विवरण भी है। दुर्गों को नष्ट करने के कारण ही इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। हो सकता है कि यह सिंधु घाटी के नगरों में बने दुर्गों को नष्ट करने की बात कही जा रही हो। अगर दास दस्यु सिंधु सभ्यता के निर्माता थे तो फिर इसका अर्थ यह होगा कि आर्यों का भारत की भूमि में जिन लोगों से सामना हुआ वे और कोई नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो, किंतु इस बात के पर्याप्त प्रमाण नहीं है। कुछ भारतीय विद्वानों ने इन आर्यों का मूल स्थान भारत को ही माना है। जैसे अविनाश चंद्र दास का मत था कि आर्य लोग भारत के ही मूल निवासी थे और यहीं से वे ईरान और यूरोप के देशों में फैले थे। और इस तर्क के पक्ष में उन्होंने यह दलील भी दी कि आर्य अगर भारत में कहीं बाहर से आए थे तो उनके ग्रंथों में उन स्थानों का कोई जिक्र क्यों नहीं है, केवल भारत के सप्त सिंधु के क्षेत्र का वर्णन ही क्यों है। आर्य भारत के ही मूल निवासी हैं। इसके विरोध में विद्वानों का मत यह है कि अगर आर्य भारत के ही मूल निवासी थे और आर्य लोग यदि भारत से निकलकर यूरोप और ईरान तक फैले थे तो यह असंभव सा जान पड़ता है, क्योंकि आर्य लोग भारत की उर्वर और उपजाऊ और हरी भूमि को छोड़कर विदेश क्यों जाते, जबकि इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि विदेशियों ने ही भारत पर जब तब आक्रमण किया है, ना कि भारत के लोग कभी भारत की भूमि को छोड़कर विदेशों की ओर गए हैं। वहीं डॉक्टर गाइल्स ने यह कहा है कि भारत आर्यों का आदि देश नहीं हो सकता है, क्योंकि जिन पशु पक्षियों और वनस्पतियों के नाम आर्य भाषाओं में मिलते हैं वे सब भारत में नहीं पाए जाते हैं। अगर आर्य भारत के मूल निवासी हैं तो उनके साहित्य से ये क्यों पता चलता है कि सप्त सिंधु के किनारे उन्हें शत्रुओं का सामना करना पड़ा था, दास दस्युओं और निषादों से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी।
साल 2018 में द जीनोमिक फॉर्मेशन ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया शीर्षक से एक शोध जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि आर्य लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच मध्य एशिया से भारत आए और इस बात की संभावना है कि यही लोग संस्कृत का शुरुआती रूप अपने साथ लाए। वे घुड़सवारी करना और बलि परंपरा जैसे नए सांस्कृतिक तौर तरीके भी अपने साथ लेकर भारत आए।